अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इसराइल के ईरान के ऊपर हमलों ने आज एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। पहले दिन जिस दिन अटैक हुआ उसी दिन से तेल की कीमतों में अचानक आग लगी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया तो एक बात वाज़ेह हो गई थी कि यहाँ से दुनिया का 20% तेल यहाँ से गुजरता है। 100 के करीब वहाँ से शिप्स रोज़ाना गुजरते हैं। तो 1 मार्च से लेकर आज की तारीख तक टोटल 89 शिप्स वहाँ से गुजरे हैं और उसमें से भी 75% हिस्सा उन ईरानी ऑयल टैंकर्स का है जो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करते हुए, वो तेल ज़्यादातर चीन जाता है तो उसको इस्तेमाल करते हुए गुजरे। बाकी दुनिया के 14-15 टैंकर टोटल गुजरे। तो ये सूरत हाल है। लेकिन आज उसकी नई डायमेंशन ये है कि इसराइल और अमेरिका ने जॉइंट अटैक किया उनकी ईरान की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड है। पहले नंबर पर इराक की बंद हुई थी, जिससे यूरोप में फौरी तौर पर क्राइसिस आया था। आज ईरान की गैस फील्ड के ऊपर हमला हुआ है। अब ऑयल के जो उनके प्रोडक्शन के जितने सेटअप्स हैं उसको भी वो हिट करने का ऐलान कर चुके हैं। ईरान की जानिब से जवाबी तौर पर उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से कहा गया है कि हम सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर में जहाँ जहाँ इनके पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको अब हिट करेंगे। तो ये वो डायमेंशन है जिसको सारी दुनिया दुआ मांगती होगी कि इसके अंदर ऐड ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया की इकॉनमी एनर्जी कॉस्ट की वजह से बैठ जाएगी। ना सिर्फ इसकी कॉस्ट पाकिस्तान भुगत रहा है, 55 रुपये हमने बढ़ाए हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका ख़ुद इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होंगे। आने वाले दिनों में जो कीमतें जिस रफ्तार से ऊपर चढ़ रही हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या ख़बर लाएंगी और बाकी दुनिया का क्या बनेगा, उसको आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे। और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं अली परवेज़ मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम साहब। आपका मशकूर हूँ, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ऑयल की जो प्राइसेस है इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेंड क्या चल रहा है? हम तो जहाँ से ख़रीदते हैं यूएई से और सऊदी अरब से ख़रीदते हैं, तो वहाँ अभी क्या मिल रहा है रेट हमें? मलिक साहब, मैं इस पे आने से पहले चंद गुजारिशात करूँगा। एक तो ये है कि जी ये गैर मामूली हालात है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। और ये कोई हुकूमत का किया धरा नहीं है, ये एक आपके ख़ित्ते के अंदर एक सूरत हाल ईरान के अंदर डेवलप हुई और उसने अब इस पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज ना किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए अब सामने है वो ये है कि इसकी कोई इख्तिताम की डेट आपके सामने नहीं है। तो आपको एक टेस्ट मैच के लिए अपने आप को तैयार करना है और हम इसी सूरत हाल में इस निज़ाम को लेके चल रहे हैं। और अभी पहली तारीख से लेके आज 17-18 की तारीख तक जो आपने देखा है कि दिन के अंदर $20 की वॉलेटिलिटी आ रही है। तो अगर आपने जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करना है तो आपको उसके लिए बहुत से ऐसे इक़दामात लेने पड़ेंगे जो शायद फौरी तौर पे लोगों को ना पसंद हो, ना मगर वो नागुज़ीर हैं पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर और पाकिस्तान की जो माशी हकीकतें हैं उनको देखते हुए। क्योंकि आपका एक IMF के साथ भी एक कमिटमेंट है और आपका एक एक्सटर्नल अकाउंट की जो सूरत हाल है उसके अंदर ये पार्टनरशिप को सस्टेन करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आपने उसके नताइज भी देखे हैं कि जब आपके पास सालाना 20-25 बिलियन डॉलर की आपकी रीफाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट हो और आपके पास ये IMF का क्लीन बिल ऑफ हेल्थ ना हो, तो उसके बाद आप किस तरह से स्ट्रगल करते हैं डॉलर को रिटेन इस इन्वायरमेंट में? वैसे भी आप IMF से बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बहुत वोलेटिलिटी का शिकार है। देखें, बिल्कुल, क्योंकि अब आपकी यील्ड्स बढ़ रही हैं, कैपिटल जो है वो स्केर्स होता जा रहा है। इसके अलावा आपकी एक रीफाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। देखें, आपने 12-13 अरब डॉलर तो सालाना दोस्तों से रीफाइनेंस कराने होते हैं, उसके बाद आपने कमर्शियल लोन्स को एक्सटेंड आपने नए लेना होता है। तो आपकी जो रीफाइनेंसिंग रिस्क है उसको देखते हुए आप IMF फ्रेमवर्क को किसी तरह भी जेपरडाइज नहीं कर सकते थे। तो अब जब ये सूरत हाल डेवलप हुई और जब $20 की आपने वॉलेटिलिटी देखें, हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने वो काम नहीं किया जो 2022 के अंदर शायद पाकिस्तान में किसी और हुकूमत ने किया था कि बग़ैर इंतज़ाम किए आप ऑयल प्राइस इंक्रीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें और उसके अंदर आप नेगेटिव क्या कहते हैं जी, ऐसी कीमत के ऊपर तेल बेचना शुरू कर दें जो शायद सऊदी अरेबिया भी ना बेचता हो। तो हुकूमत ने क्या किया कि उस सप्लाई चेन को इंटैक्ट रखने के लिए जो कॉस्ट इंक्रीज आ रही थी वो मार्केट को सिग्नल किया कि आप अगर महंगा तेल पीछे से खरीदेंगे तो हुकूमत विल मेक श्योर कि आपको किसी ना किसी तरह वो पैसा रिकवर हो जाए। अब पहली दफ़ा जो आपकी हफ्ते की इंक्रीज आई 55 रुपए के करीब इंक्रीज हुई, आपने प्राइस में ट्रांसमिट कर दी। उसके बाद अगले हफ्ते सिमिलर इंक्रीज मलिक साहब दोबारा आ रही थी। हुकूमत ने क्या किया और लोगों का जब ये जायज़ उसके ऊपर आई कि फीडबैक या पुशबैक आया कि जी क्या सारा बोझ इस जंग का
अवाम ने उठाना है कि हुकूमत ने भी इसके अंदर कोई अपना हिस्सा डालना है। तो शहबाज शरीफ साहब ने वो जो अग्रेसिव एक ऑस्टेरिटी का और एक कंजर्वेशन का एक अपना पैकेज लॉन्च किया, जिसके अंदर तनख्वाहों से लेके फ्यूल अलाउंसेस से काट के सूबाई हुकूमतों को ऑन बोर्ड करके मैं और वजीर ख़जाना एक एक वजीर आला को जाके उनके कैपिटल में मिले, उनको ऑन बोर्ड किया कि कंजर्वेशन देखें इस्लामाबाद में तो करने का कोई मकसद नहीं है ना जी, पूरे पाकिस्तान में करना है तो आपको सूबों को भी ऑन बोर्ड करना है। उनको उनकी ओनरशिप ली, उसके बाद ऑस्टेरिटी प्लान अनाउंस किया, उसकी डिडक्शंस करके एक स्पेशल फंड में रखा और उसके जरिए जो अगले हफ्ते की प्राइस इंक्रीज आ रही थी आपने उनको इंसुलेट किया और ये उम्मीद की कि शायद मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो रही। अभी मार्केट प्राइस है क्या? अभी अगर आज से पूछो कि आप जो तेल ले रहे हैं अभी स्पॉट प्राइसेस क्या चल रही है जिस पे आप ले रहे हैं? मलिक साहब देखें, हमारी जो क्रूड है वो हम मोस्टली जीसीसी से मंगवाते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ सऊदी गवर्नमेंट का, यूएई की गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस मुश्किल हालात के अंदर भी हमें ऑल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू क्रूड सप्लाई जारी रखी। फुजेरा से हमारे पास सप्लाई आ रही है जो हुर्मुज़ से बाहर है यूएई का, हमारे पास यानबू से आ रही है और दोनों हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया जब फील्ड मार्शल साहब ने, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको गुजारिश दी और आज तक हमारे पास क्रूड की सप्लाई आ। और हमारी जो सप्लाईज हैं ये फुजेरा से और यानबू से ये गारंटीड है कि आती रहेंगी आगे अप्रैल और मई के महीनों में भी? एब्सोल्युटली जी, वहां से हमें प्रायोरिटाइज किया हुआ है, बट खुदा ना खास्ता उधर कोई हादसा ना हो जाए तो हम उसके लिए भी एक बैकअप हमने प्लान बनाया हुआ है। बट मेरा बैकअप प्लान क्या है आपका? सर देखें, आपके पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी है ना, आपकी फार ईस्ट से भी आपका आता है, आपके पास यूएस से भी हम एक रिफाइनरी के अंदर क्रूड मंगवा रहे हैं, तो आपको तो पूरे मुल्क का क्योंकि डिपेंडेंस इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर है तो आपको उसके मुताबिक एक कंसंट्रेशन रिस्क को मैनेज करके अगर ये हुर्मुज़ में और ये फुजेरा में भी ट्रबल आती है तो आपके पास मुतबादल जरिए हैं जहां से आप तेल ले सकते हैं। ऑब्वियसली आप मलिक साहब उस तरह से आप उसको नहीं बफर कर सकेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक इन्हिसार इनके ऊपर है, बट हमने मुतबादिल इंतजामात रखे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। बट गुजारिश ये है मलिक साहब कि आपका 90% आपकी तवानाई इंपोर्टेड है। क्रूड को सिक्योर करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि 70% जो आपके मुल्क में डीजल प्रोड्यूस होता है वो इंडिजिनस होता है क्रूड से, तो अगर आपने क्रूड को सिक्योर कर लिया तो 70% आप अपने डीजल की रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं और आगे आपके बिजाई का सीजन आ रहा है, आगे आपका सारा जो आपके फार्मर को ट्रैक्टर चलाने के लिए, हल चलाने के लिए डीजल चाहिए होगा, उसकी डिमांड अप्रैल में बढ़नी है। तो हमने क्रूड को इंश्योर किया कि प्रोटेक्ट करें। 70% हमारी लोकल डीजल की प्रोडक्शन उससे हो जाएगी, 30% हमें डीजल बना पड़ता है। उसकी कीमत मैं लेके आया था, जो प्लेट्स का रेट था जो पहली मार्च को $88 पर बैरल का था, आज $190 पर बैरल के ऊपर है। ये हकीकत है जी। उसके बाद जो पेट्रोल है वो 30% आप खुद प्रोड्यूस करते हैं, 70% आप इंपोर्ट करते हैं। उसकी कीमत जो है वो $78 पर बैरल के ऊपर थी प्लेट्स का, और ये S&P का इंडेक्स है, आप अपनी कंप्यूटर की अपने फोन पे निकाल सकते हैं। ये 130 के ऊपर चला गया, 130 पे चला गया। और जो क्रूड की भी मलिक साहब बात होती है, देखें ब्रेंट जो है इज एन इंडिकेटर आपका फ्यूचर मार्केट्स के अंदर प्राइस की इंडिकेशन का। आपका जो क्रूड सारा आता है वो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, सारा प्राइस होता है दुबई के इंडेक्स के ऊपर। वो आज $150 पे चला गया हुआ है जो $70 के ऊपर था। तो इन चीज़ों के बावजूद हमने अपनी चेन को रिटेन किया हुआ है, अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराया हुआ है, किसी जगह कोई अभी रैशनिंग या किसी की चीज़ का, और हमने एहसास जो गिवन प्राइस ट्रेंड्स हैं मार्केट के, जहां पे आप कह रहे हैं कि 150 के करीब चला गया क्रूड, सर देखें आपको पाकिस्तान में रिटेल प्राइसेस फिर आप कहां पे ले जानी पड़ेगी? अभी बनती क्या प्राइस एक्चुअल जो अगर हमारा करंट फार्मूला मलिक साहब हायर, देखें फार्मूला भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है मलिक साहब। आप मईशत को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, 4 बुनियादी चीज़ें हैं तेल की कीमत निकालने के अंदर, मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। उसमें से मेरा नहीं ख्याल कुछ ज़्यादा किसी भी हुकूमत के पास या किसी भी पेट्रोलियम के वजीर के पास कोई कंट्रोल होता है। प्लेट्स के ऊपर किस रेट के ऊपर आपको प्रोडक्ट मिल रही है, जो मैंने आपको बता दिया तेल और डीजल का क्या रेट चल रहा है। उसके बाद खिते की सूरत हाल देखते हुए प्रीमियम कितना चार्ज हो रहा है, जिसके अंदर वॉर रिस्क आ जाता है, फ़र्क सप्लाई डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं। वो भी जो पहले $5 $6 पे डीजल का था वो आज बढ़ के $25 के ऊपर गया हुआ है। तो प्लेट्स की इंक्रीज अपनी जगह, प्रीमियम भी 2 गुना हो गया, उसके बाद चर्च चार्ज और सारा कुछ तो अटरम शटरम अपनी जगह पे है। तो 2 चीज़ें, प्लेट्स का रेट, प्लेट्स का प्रीमियम, तीसरा कि स्टेट बैंक आपको किस रेट पे डॉलर मुहैया करता है, वो भी आपका मोरलेस स्टेबल है आज तक कर। तो चौथी चीज़ है सर कि आप उसके ऊपर टैक्स कितना लगाते हैं। वो हुकूमत के पास एक IMF के साथ कमिटमेंट है कि जी ₹80 पर लीटर लेना है।
तो क्योंकि डीजल में प्रेशर ज़्यादा आ रहा था, हमने डीजल पे 50 कर दिया, वह पेट्रोल के ऊपर 100 रुपये 105 रुपये कर दिया। दोनों को ऐड करके बराबर बराबर क्वांटिटी साल में आपकी बिकती है पाकिस्तान में, उससे 2 से डिवाइड कर लें, 80 रुपये लीटर है। तो दिस इज़ बेसिकली द कॉस्ट स्ट्रक्चर जो आपका सारे का सारा फ्यूल का है। अब जो आज 190 के ऊपर द प्राइस विल बी सब्सटेंशियली हायर, बट प्राइम मिनिस्टर ने रिजॉल्व किया क्योंकि कि अवाम ने एक बड़ा हिस्सा उस बोझ का वो अभी एब्जॉर्ब किया है, तो हुकूमत हैज़ टू फाइंड रिसोर्सेज जिसके अंदर आप इसको कुछ हद तक कुशन करने की कोशिश करें। हमने कई अरबों से पहला हफ्ता कुशन किया, कई अरबों से अब हम दूसरा ये कितनी कॉस्ट अभी तक की 2 हफ्ते की? देखें मलिक साहब, रफली स्पीकिंग जो वीकली आपकी प्राइस की जो चेंज की कॉस्ट है ना, इज बिटवीन 25 to 30 बिलियन रुपीस, 25 से 30 अरब। इसलिए आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते, बहुत बड़ी अमाउंट है। बट आपका वाइडर कंसल्टेशन के साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब और जो फील्ड मार्शल साहब, उनका सबका यही ख्याल है, देखें बिकॉज ये होल ऑफ द कंट्री एक अप्रोच के साथ आप इसको चलाएंगे तो इस क्राइसिस से आप बाहर निकल अली साहब, इसके ऊपर 2 चीज़ें ऑप्शन मुमकिन है, तीसरा तो इसके पास हल है ही कोई नहीं है। आप एक तो कर सकते हैं कि सारे सूबों की एक मीटिंग काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बुलाएं और जो आपका डिविजिबल पूल है उसमें से कोई 1000 अरब का एक फ़ंड क्रिएट कर लें जिससे आपको ये कुशन करना है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप अपना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम कर दें अगर IMF मानती है, और तीसरा तरीका यह है कि आप पास ऑन करें कॉस्ट कंज्यूमर को। बिल्कुल ठीक, शायद मिक्स ऑफ 3 आपको करना पड़े। बिल्कुल ठीक, देखिए इसके अलावा तो चौथी चीज़ कोई नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं जी, बिकॉज मलिक साहब लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, ये आपका सीधा इट इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू कि जी कि उसकी नंबर्स किस तरह बैठ रहे हैं, और यही 3 ऑप्शन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें PDL के ऊपर मैंने आपको बता दिया क्या मजबूरी है, एंड लेट्स बी रियलिस्टिक इन एन एनवायरनमेंट जहां पे FBR खुद स्ट्रगल कर रहा हो अपने रेवेन्यूज को मीट करने के लिए, फॉर द राइट रीजंस फॉर द रॉन्ग रीजंस, वो आप उसके अंदर किसी से जाके PDL कम करने की दरख्वास्त करेंगे तो वो कहेगा अल्टरनेटिव मेजर्स मुझे बता दें। आपको डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। आई एम कमिंग टू दैट सर। दूसरा ये है कि आप अपना एक्सपेंडिचर कम कर लें, जो आपने ऑस्टेरिटी या नॉन डेवलपमेंट कोई बना के सूबों की मशावरत के साथ आप एक्सपेंस रिडक्शन से कहें कि जी मैं इस जो बर्डन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगा। अब जब ये 2-3 चीजें हैं मलिक साहब, बट बुनियादी पता है फिर मसला क्या आ जाएगा कि क्या आप जो ये रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे सूबों से मिलके या वसाइल इकट्ठा करेंगे, उसके बाद क्या ब्लैंकेट आपने सबको सब्सिडी देनी है? दुरुस्त नहीं होगा, दुरुस्त देखें उसमें आपकी मेरे पास अगर 1000 सीसी या 1500 सीसी गाड़ी है तो हम ज्यादा बेनिफिट लेंगे बनिस्बत उसके कि मोटरसाइकिल वाला जो ले, तो क्या 1000 अरब जो आपने मिसाल दी या 100 अरब की क्या बेहतरीन ये इस्तेमाल होगा कि हम सबको ब्लैंकेट ये एमनेस्टी दें या प्राइस ट्रांसमिशन को फ्लो करने दें और लोगों को अपनी डिमांड और लाइफस्टाइल को भी चेंज करने दें? क्योंकि अगर आप प्राइसेस को कम रखेंगे तो लोग अपना लाइफस्टाइल तब्दील नहीं करेंगे आज की हकीकतों को देखते हुए, तो उसमें दैट डिबेट हैज टू बी ऑन गोइंग। बट द प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड कि क्योंकि एक बड़ा बोझ अभी अवाम ने एब्जॉर्ब किया है, तो फिलहाल तो हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके इसके आगे थोड़ा बंद बांधने की कोशिश करनी चाहिए एंड होप कि जी ये सेटल हो जाए मामला। कब बुला रहे हैं सूबाई हुकूमतों को? देखिए मैं आपसे बता रहा हूं जी, फाइनेंस मिनिस्टर और मैं ज़ाती तौर पे एक वज़ीर आला को, उनके वज़ीर ख़जाना को मिल के आए हैं। These ideas are under discussion because it is a national issue। इसके लिए आपको वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बुलानी पड़ेगी। सर देखें आप उसको किस तरह से डिडक्शंस वर्क करते हैं, NFC किस तरह होता है, ये हुकूमत से किस तरह से सपोर्ट लेते हैं। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है ना आपको डिविजिबल पूल में डालने से पहले इस फंड में डालने पड़ेंगे। मलिक साहब वही मैं दिस इज द ओनली वे आउट। देखें दिस इज सर, लेकिन एक सवाल जो आप बात कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ा वजन है कि एक गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ उसमें जो तेल डलेगा और एक जो मोटर बाइक चला रहा है वो दोनों को एक जैसा बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। एक जैसा नहीं, गाड़ी वाले को ज्यादा मिलेगा क्योंकि आप 40 लीटर डलवाएंगे। एक जैसा बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ नहीं मिलना। उल्टा, इट्स रिग्रेसिव। उल्टा है, गाड़ी वाले को ज्यादा मिल रहा है बिल्कुल, और मोटर बाइक वाले को कम मिल रहा है। तो मोटर बाइक वाले को आप कुछ कैश ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर आपको कीमत पड़ानी पड़ती है। उसके ऊपर आपके पास क्या? बिल्कुल सर, देखें उसके ऊपर बड़ा मेरे ख्याल से एक अच्छा काम हो चुका है। जो बिस्प का आपके पास जो फ्रेमवर्क मौजूद है उसके अंदर हमने एक्साइज डिपार्टमेंट्स जो सूबों के हैं उन सबको हमने खत लिख दिए कि हमसे अपना जो मोटर बाइक की ओनरशिप का डेटा है वो हमसे शेयर कर लें, और हम उसको बिस्प का डेटा, उसका तो आप जानते हैं PMT 32 के ऊपर अभी किया हुआ है, जिसके अंदर अगर आपके पास कोई एसेट की ओनरशिप हो तो आप एक्सक्लूड हो जाते हैं फ्रॉम स्टाइपेंड्स। उसको बढ़ा के अगर हम 40 पे ले जाएं और क्रॉस मैच करें ये एक्साइज के रिकॉर्ड के साथ, तो आपके पास एक पॉपुलेशन जो हमने अंदाजा लगाया तकरीबन 50 लाख लोगों की आ जाती है। तो इन 50 लाख लोगों का जो डेली कम्यूट करते हैं
और आप सपोज करें रोज का अगर 1 लीटर इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब 50 किलोमीटर की कम्यूटिंग वो करते हैं दिन के अंदर, उनका महीने के अंदर 20 लीटर का इस्तेमाल हो जाता होगा, उनको आप कुछ कॉम्पनसेट कर दें तो मे बी दैट वुड बी ए बेटर मैकेनिज्म और मोर एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ सब्सिडी एज अपोज टू ब्लैंकेट क्या कहते हैं जो कवरेज आप दे लेकिन रहे एक हैं। और बड़ा इशू है ना, पाकिस्तान की जो बरामदात हैं पहले 8 माह में 8% नीचे गिर गई हैं बजाय ऊपर जाने के, और उसमें एनर्जी कॉस्ट के ऊपर इंडस्ट्री हमारी पहली चीखें मारी, बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। फरवरी के महीने में 25% एक्सपोर्ट गिरी हैं पाकिस्तान की, मालूम है सर। तो अगर आप प्राइसेस ऊपर करते हैं तो इंडस्ट्री और बैठ जाएगी, आपको कहीं ना कहीं बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। देखें अब मलिक साहब, पेट्रोल और डीजल जो है वो कम इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, आपकी पावर इस्तेमाल होता जी, मैं पावर के अंदर, बिजली के अंदर जो अब आपकी जो एब्जॉर्प्शन है ना जी, उसके अंदर फर्नेस ऑयल वगैरह को हम पहले वीड आउट कर चुके हुए थे काफ़ी हद तक। वहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम आई है वो आई है जब RLNG वहाँ पे ब्लॉक हुई है। तो RLNG का भी आप पता है, जानते हैं कि जी पीछे चैलेंज चलता रहा था, उसके अंदर भी हम रिकैलिब्रेट पहले से ही कर रहे थे और हमने न्यूक्लियर के अंदर और कोयले के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट बिजली की कर दी हुई है। तो उसका, और सोलर का भी फिर जो प्रोलिफरेशन हुई है उसकी वजह से लोगों का इन्हिसार फॉसिल्स फ्यूल्स के ऊपर या ये डर्टियर फ्यूल्स के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले होता था। तो अगर छोटी मोटी तकलीफ के साथ हम पावर को अनइंटरप्टेड वहाँ पर सप्लाई करें तो शायद हम अपनी इंडस्ट्री को इंसुलेट कर लें, क्योंकि वो डीजल, पेट्रोल और फर्नेस ऑयल के ऊपर तो पहले ही ऑफ हो गई हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि लेकिन हमारे वो बिजली वाले वजीर साहब ने एक मिस्टेक की है मेरी नज़र में, वो सोलर के ऊपर जो लोग धड़ाधड़ जा रहे थे उन्होंने नेट मीटरिंग का सिस्टम चेंज करके उनको रोक दिया, गलत किया। देखें मलिक साहब, हमारी जो टोटल इंपोर्ट करते हैं आप लोग ये पेट्रोल और डीजल वगैरह, इसकी कितनी कंजम्पशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और कितना ये जो बाकी आपका फर्नेस ऑयल वगैरह, इसकी कोई परसेंटेज है भाई? जो पावर जनरेशन में कितना इस्तेमाल होता है? पावर जनरेशन में इतना ज़्यादा, देखें फर्नेस ऑयल के तो प्लांट बहुत कम हो गए, क्योंकि IMF की जब आपने वो रेजिलियंस फैसिलिटी ली तो 1 लाख पर टन के फ्यूल के ऊपर 80,000 टन की तो लेवी लग गई है। तो उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं फर्नेस ऑयल को। डीजल के ऊपर कोई प्लांट नहीं चलता, पेट्रोल के ऊपर वैसे कोई नहीं चलता। देखें नेट मीटरिंग का जो मसला है ना मलिक साहब, इसमें मैं कोई रिन्यूएबल या कोई क्रूसेडर नहीं बनना चाहता। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों के अंदर आपने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट की है अपने ये जो थर्मल जनरेशन के अंदर, अब वो कॉस्ट सिस्टम के अंदर मौजूद है। 5 साल पहले ग्रिड के ऊपर जो कस्टमर बिजली लेता था ना, वो तकरीबन 130 अरब यूनिट लेता था, अब वो गिर के आ गया 100 अरब यूनिट के ऊपर। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको रिकवर करने के लिए वो कॉस्ट जो सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड है, इनको मैक्सिमम ग्रिड की यूटिलाइजेशन करी है। सोलर का चैलेंज वहां पे आ रहा था कि इन्होंने किस तरह से उसको निगोशिएट करना है। सर एक दो और इशूज के ऊपर भी आपसे अगर जवाब ले लूं सर, कोटा सिस्टम 1-2 मुल्कों ने इंट्रोड्यूस किया, रेशनिंग जो जी रेशनिंग हुआ जी, आपके सामने ऐसी प्रपोजल तो नहीं? मलिक साहब देखें, सबसे पहले, और मैं वज़ीर आज़म साहब को इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा, उन्होंने बड़े ही दिलेराना फैसला किया। क्योंकि अगर आप बाकी के मुल्कों में देखें हो क्या रहा है, मैं 1 सेकंड आपसे लूँगा। बांग्लादेश के अंदर नई हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि जी शायद ये वक्ती बहरान है, उन्होंने उसको रैशन करके ओवरकम करने की कोशिश की। वहाँ पे अमवात हुई हैं। आज फ़ौज पुलिस स्टेशन, ये पेट्रोल पंपों के ऊपर और डिपुओं के ऊपर इंस्टॉल है, क्योंकि वो वहाँ पे मैनेज नहीं हो रहा। इंडिया के अंदर उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, उन्होंने अपनी जेबें हल्की करके खोल के उन्होंने फिलहाल तेल और डीजल का तो मामला कंट्रोल कर लिया, पर LPG उनकी सारी इंपोर्ट होती थी और वहाँ पे पाइप्ड गैस का निज़ाम नहीं है। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, उन्होंने गर्म खाना देना बंद कर दिया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। रेशनिंग आपकी अंडर कंसिडरेशन नहीं है? मैं आपसे आ रहा हूँ सर उधर, मैं आपसे आ रहा हूँ। पहली बात यह है कि सर आपको प्राइस सिग्नलिंग ऐसे करनी है कि मार्केट चलती रहे, हमने वो किया। अब इसके बाद अगर ये मामला थमता नहीं है, अगर ये मामला थमता नहीं है तो मे बी आपको टारगेटेड उस किस्म की इंटरवेंशंस करनी पड़े। बट हमारी कोशिश ये, एंड दैट विल नॉट बी बिकॉज कि हम मॉलिक्यूल प्रोक्योर नहीं कर सकते, हमें तो जो सऊदी गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया हुआ है हम मॉलिक्यूल भी प्रोक्योर कर लेंगे। आपका डॉलर बर्न इतना आना शुरू हो जाएगा, आपके एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर डॉलर बर्न इतना ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर ये $100 से $150 के ऊपर तेल रहता है एक महीने, दिस मीन्स के मंथली आपका $500 मिलियन का बर्न आ जाएगा। तो आपको डॉलर अपनी फ्लो को, अपनी डॉलर ऑब्लिक रोल रखने के लिए मे बी एट अ लेटर स्टेज, मे बी एट अ लेटर स्टेज राशनिंग कंसीडर करनी पड़े। IMF के ऊपर या एक्सटर्नल अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम्स आए तो आपको शायद इंटेलिजेंट सोल्यूशन के ऊपर जाना पड़े और ये टारगेटेड सपोर्ट के ऊपर जाके ये जो ब्लैंकेट आपने सपोर्ट दी हुई है इसको विड्रॉ करना पड़े। बट टू डेट मलिक साहब, टू डेट द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर
कि जी क्योंकि एक बड़ा, मैं आई एम रिपीटिंग, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, एक बड़ा बोझ अभी अवाम ने उठाया है इसका, तकलीफ का, ये जो प्राइस ट्रांसमिशन हुई है। तो वक्ती तौर पे हुकूमत का कोई ऐसा फैसला नहीं, हम अपने वसाइल सूबों के साथ मिल के इकट्ठे करेंगे और इसके आगे कुछ हद तक बंद बांधने की कोशिश करेंगे। एंड इफ दिस इशू परसिस्ट, क्योंकि आज आप जानते हैं जद्दा के अंदर या सऊदी अरेबिया के अंदर ये जो खारजा जो आपके सारे वजीर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं कि इस मामले को किस तरह से आगे लेके चलना है, इसको किस तरह से कंक्लूड करना है। अगर वहां पे कोई हेडवे निकलती है तो मे बी वी डोंट हैव टू गो दैट वे, बट अगर ये काम लंबा चलता है, महीनों में चलता है, तो मलिक साहब $500 मिलियन अ मंथ, 2 महीने पे $1 बिलियन, 4 महीनों के ऊपर $2 बिलियन, तो पाकिस्तान के पास तो वो एक्सटर्नल अकाउंट की वो लिक्विडिटी अभी नहीं है। नेक्स्ट आपका जो रिव्यू है प्राइसेस के हवाले से, वो कब ड्यू है? सर फ्राइडे को जी। तो फ्राइडे को आपको एज ए जर्नलिस्ट तो मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें करनी चाहिए। आपको एक तवाज़ुन लाना चाहिए, कुछ हिस्सा सब्सिडाइज करना चाहिए, कुछ को पास ऑन करना चाहिए, ताकि ना हमारी डेफिसिट्स इतने ऊपर चले जाएं कि मैनेजेबल ना रहे और ना पूरा बोझ आगे पास ऑन कर। नहीं, आप बिल्कुल तवाज़ुन लाना चाहिए। मलिक साहब, आप हमेशा से बड़ी फेयर जर्नलिज्म करते हैं और आपने मुनासिब बात की है कि देखें ये एक एंडलेस अब एक मसला लग रहा है, तो आपको किसी के ऊपर भी अननेसेसरी एक फरीक के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए, मिलके कोई निकाल इस पर नेविगेट करना चाहिए। बट क्योंकि मैं आपसे गुजारिश करूं कि अभी एक आपने बड़ी ट्रांसमिशन की है, और मैं माइंड यू हमें देखा देखी बाद में वियतनाम में भी 25-25, 30-30% हुई है, और अगर आप निकाल के देखें सारे मुल्क जिन्होंने पहले नहीं की वो अब कर रहे हैं और अपनी सप्लाई चेन को तोड़ के कर रहे हैं। तो हम वी आर गोइंग दी अदर वे, एंड आई एम ग्लैड प्राइम मिनिस्टर टुक दैट डिसीजन। होगा ये कि सर हमने क्योंकि एक बड़ा पास किया है, अभी थोड़ा इसको हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, लोगों को कोई परेशानी हो, हमारे पास तेल के और ये डीजल के हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद है, फरहमी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्राइस के अंदर भी कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। वी विल ट्राई टू मेंटेन इट एट दिस लेवल, लेट द फॉरेन मिनिस्टर्स, ये जो मीटिंग हो रही है, कन्वीन एंड डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड देन वी विल डिसाइड कि इसको आगे किस तरह ट्रांजिशन करना। बिल्कुल सही। अली परवेज़ मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने ईद और इन मोहतरम दिनों के सामने रखते हुए अफ़गानिस्तान के ऊपर हमलों को बंद करने का फ़ैसला किया, और इसके लिए सऊदी अरब, कतर और तुर्की ने भी पाकिस्तान से दरख्वास्त की, और पाकिस्तान ने एज ए गुड विल जेस्चर ये 4-5 रोज़ के लिए 18 और 19 की दरमियानी शब से शुरू करके 4-5 रोज़ के लिए हमले बंद करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस दौरान में अगर अफ़गानिस्तान साइड से पाकिस्तान के ऊपर कोई ड्रोन स्ट्राइक होती है या कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस इशू को डिस्कस करने के लिए हमारी शख्सियत हैं साबिक निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, अफ़गानिस्तान वाले मामले से स्टार्ट कर लेते हैं। एज ए गुडविल जेस्चर हमने रोके गए हैं, क्या आप इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हैं? बहुत खुशाइंद बात है। खुशाइंद इस सेंस में है कि देखें, पाकिस्तान ने अपनी डिटर्मिनेशन जो है ना, वो बड़े अरसे बाद ये न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है और शो किया है कि पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। 25 करोड़ लोगों की जो सिक्योरिटी है, उसमें बसा औकात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ लोग दशनाम तराज़ी करते हैं रियासत की तरफ, कुछ तारीफ़ और तौसीफ़ करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ दैट, रियासत ने यह फ़ैसला किया है कि इनकी सिक्योरिटी एक मुक़द्दस फ़रीज़ है और हमने ये हर सूरत सर अंजाम देनी है। आपके ख्याल में सही रास्ता यही बात? देखिए, सही रास्ता और गलत रास्ता ये तो सब्जेक्टिव है, लोग इसको डिटर्मिन करेंगे। मुझे तो ये वाहिद रास्ता दिखाई दे रहा है। इट्स अ वॉर ऑफ नेसेसिटी, इट्स नॉट अ वॉर ऑफ चॉइस। ड्यू टू अनएंडिंग स्पिल ओवर ऑफ टेररिज्म। देखें नदीम साहब, आप पिछले, मैं 1-2 दिहाइयों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन 4 साल को अगर आप पोस्ट 2021 अगर हम देख लें, कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली आप को अटैक किया जा रहा है। आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, इमामबाड़ा, मस्जिद, स्कूल, कोई एक जगह ऐसी हो जो वल्नरेबल ना हो इन टेररिस्ट अटैक्स पे। आखिर पाकिस्तान क्या करता? खामोशी से मतलब इसको टॉलरेट करता जाए और किसी किस्म का कोई रद्द अमल ना दे। अपनी कौम के बेटों का खून बिला वजह बहाने को किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आपको पूरी कुव्वत इस्तेमाल करनी चाहिए उसको, जो भी आपके पास अवेलेबल कुव्वत, जो भी अवेलेबल ऐसी है। एक सर बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो मुझे अक्सर को बॉदर करता है। आप क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रहे हैं, आपके इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। आप अफ़गानिस्तान से इस वक्त जंग में ईरान की साइड के ऊपर इसराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं।
इंडिया रोक के बैठा हुआ है, वो कहता है ये सिंदूर जारी है, अभी फेज़ 2 आना है। बदतरीन आपका दुश्मन है, इस मौके से शायद वो फ़ायदा उठाने के लिए बेकरार बैठा हो। और अफ़गानिस्तान वाली सूरत हाल से सबसे ज़्यादा खुशी इस वक्त इंडिया में हो रही होगी कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान का एक बॉर्डर, वहाँ पे जंग चल रही, दूसरे बॉर्डर के ऊपर ईरान और ईरान वाली साइड पे अमेरिका और इसराइल हमले कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिया के ऊपर जो मार्का हक था, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि एक्सप्लिसिट मिलिट्री विक्ट्री, वो कोई लगभग मुस्लिम दुनिया में पोस्ट, अगर आप ऑटोमन एम्पायर के डिमाइस के बाद देखें और फिर कॉलोनाइजेशन का पीरियड आता है और पूरी सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, मिड वेस्टर्न एशिया तमाम का तमाम कॉलोनाइज हो जाता है। और डी कॉलोनाइजेशन के बाद जो नए ममालिक बनते हैं, पहली मर्तबा किसी ने एक्सप्लिसिट मिलिट्री विक्ट्री ली है अपने से 1 गुना 10 बड़े दुश्मन के मुकाबले। 10 गुना बड़े दुश्मन को आपने मारा है। और किसी एक साहब ने मुझे कहा कि जी वो आर्मीनिया और अज़रबैजान का, आर्मीनिया और अज़रबैजान का जो कंपैरिजन इसलिए मैं नहीं करता हूँ कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट लगभग $9 बिलियन है, हिंदुस्तान का $90 बिलियन है, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। इस तरह की मैनिफेस्टेशन के साथ एक्सप्लिसिट विक्ट्री पहली मरतबा अल्लाह ने हमें नसीब की है। तो दे हैव ऑल्सो लर्न देयर लेसन, और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो इसके ज़िम्मेदारान हैं दे आर क्वाइट विजिलेंट। पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है ना, वो डेमोन्स्ट्रेट हो गई है, और मेरे ख्याल में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने ये हिंदिया भी दिया था और बिल्कुल दुरुस्त असेसमेंट है कि अभी तक आपने अपनी 10% ऑफ कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है। जो 90% है ना, वो अभी भी हिडन ही है। सर बहुत बदतरीन दुश्मन है वो। आपकी बलूचिस्तान और आपके केपी वाले साइड पे जितनी BLA को और ये जो TTP वाले सारे हैं, इनकी पुष्ट पनाही के ऊपर पीछे वो खड़ा है। अजीत डोवल की स्ट्रेटजी है यही। बिल्कुल ठीक है। तो वो आपकी दहशतगर्दी फैला रहा है, वो इस मौके की ताक में बैठा होगा कि उसको मौका मिले और कोई और रास्ता ढूंढे। वो मेरे ख्याल में उनके पास भी वाहिद रास्ता यही है कि वो प्रॉक्सीज को यूज़ करे और ओपन कन्फ्रंटेशन। मेरे ख्याल में शायद उनकी जितनी इन्वेंट्री थी, ब्राह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 तक, तमाम की तमाम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। वैसे तो जितनी उनकी एयरफोर्स को मार पीटी, अगले 10 साल उन्हें दोबारा इस तरह का मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी दुश्मन कर सकता है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सर BLA के हवाले से भी पूछना चाहूँगा, ख़वातीन खुदकुश बम्बारों का इस्तेमाल, वो अब उसके अंदर एक डायमेंशन ऐड हो गया कुछ वक्त से, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये अच्छी तरीके से हमें भी अंदाज़ा होना चाहिए और बाकी दुनिया को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये प्ले बुक कहाँ से आ रही है, ये मेथडोलॉजीज़ कहाँ से आ रही है। ये मेथडोलॉजीज़ जो है ना, वो दाइश और अलकायदा की है। BLA मजीद ब्रिगेड में, दाइश में और अलकायदा में इन टर्म्स ऑफ लिथैलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ मेथडोलॉजी जो टैक्टिक्स ये अप्लाई करें, कोई डिफरेंस नहीं है। बज़ाहिर हो सकता है ये सेकुलर नज़र आ रहे हों, वो रिलीजियस इंस्पायर्ड वायलेंस के तहत नज़र आ रहे हैं, लेकिन आदाफ दोनों के मुख्तलिफ होंगे। तरीक़ाकार उन्होंने एक जैसा अपना लिया कि लिथैलिटी बढ़ाओ और रेडिकलाइज कर दो इंडिविजुअल्स को। बदकिस्मती है कि इसमें वमेन को एज ए जेंडर वेपनाइज कर दिया गया है और ज़्यादातर अब वो ख़वातीन की तरफ उनकी इंक्लिनेशन है और वो ख़वातीन को इनकरेज कर रहे हैं और उनको अपने फोल्ड में ले रहे हैं। उसकी राह में बंद बांधने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। कैनेटिक्स इज़ वन। आप कैनेटिक्स का अपना इस्तेमाल जो है ना, वो कैनेटिक्स तो जो रेडिकलाइज हो गया उसको एलिमिनेट करने के लिए आप करेंगे, लेकिन मजीद लोग रेडिकलाइज ना कर सकें, वो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, उसके लिए भी तो कुछ। देखिए, नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए ना, एक तो ये है कि खुल के हमें ये कहना पड़ेगा कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी है, इसको रोमांटिसाइज ना करें। ये तो इसमें शक ही कोई नहीं है। ये जब मैं कह रहा हूँ कि रोमांटिसाइज ना करें, आखिर कोई एक नौजवान लड़का 16 साल का, लड़की 18 साल की, 20 साल की, जो भी उम्रें इनकी हैं, अगर वो इसको रोल मॉडल के तौर पे देखें, सुसाइड बॉम्बर्स को सोसाइटी में रोल मॉडल के तौर पे देखें, वो सोसाइटी अपनी सिविलाइजेशनल स्टैंडर्ड में डिक्लाइन की आखिरी हद पे है। हमें इसका खुल के इजहार करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये सोसाइटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, कोलैप्स की तरफ लेके जा रही है। सोशल डिसऑर्डर भी नहीं है, बल्कि सोशल कोलैप्स की तरफ लेके जा रही है। और इसका जो मनफी इमेज है, उसका बार बार तकरार और तस्करा हमें हर फोरम पे करना चाहिए, ताकि ख़ुसूसी तौर पे बलूचिस्तान में जो अवाम है और बाय लार्ज जो पाकिस्तान के अवाम हैं, वो उसको ट्रीट नेगेटिवली करे, जो कि एक फैक्चुअल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है।
जो पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ की हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, क्या ये जो टेररिज्म आ रहा था अफ़गान रास्ते से बलूचिस्तान के अंदर भी और केपी के अंदर भी, बलूचिस्तान पे आप बेहतर राय दे सकते हैं, क्या उसमें कुछ कमी आई है? मेरे ख्याल में मैं दोनों, चूँकि मैं पढ़ा खैबर पख्तूनख्वा में हूँ, इट इज़ अ सेकेंड होम टू बी। मैं कैरोल कॉलेज कोहाट में था, हर दूसरा गांव जो है ना उसमें हमारे दोस्त हैं, बहुत ही करीबी ताल्लुक़ वाले हैं। बलूचिस्तान से मेरा अपना ताल्लुक़ है। दोनों में असर पड़ा है, डिक्रीज़ आ रहे हैं, जो इंडिकेटर्स हैं वो डिक्रीज़ की तरफ हैं, कम हमले हो रहे हैं, टेररिज्म में कमी आई है। डेफिनेटली आप उठा के देख लें, जब से ग़ज़बुल हक़ की कार्रवाई शुरू हुई है आपको एक शार्प डिक्लाइन नज़र आ रहा है। दो चीज़ें हो सकती है कि ये हो सकता है कि वो उनको जो सेंचुरीज़ है वो डिनाई भी हो रही हैं, दूसरा ये हो सकता है कि वो रीग्रुपिंग में भी लग गए। आमतौर पर ऐसे मौके पे वो पहाड़ों पे चले जाते हैं, उनका गुरिल्ला वॉरफेयर का यही टैक्टिक तरीका होता है कि वो चले जाते हैं, मौका देंगे तो फिर आएंगे, वो सर्वाइव करने की जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवेबिलिटी में चले जाते हैं और फिर रीग्रुप करते हैं और फिर किसी मौके पे सामने आते हैं। ईदर वे ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान का जो टॉलरेंस लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है और वो किसी सूरत इस जंग से पीछे नहीं हटेगा। सर, ये जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं, 2 इस्लामाबाद में मार गिराए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों को गिरा दिया है, एक और मैंने सुना है लेकिन वो भी मारा गया है, वो किसी उससे ह्यूमन लॉसेस नहीं हुए, लेकिन ये ख़तरनाक चीज़ है, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपने भी एरियल डोमिनेंस की और जो चैलेंज उसको एरियल उसमें आता है, डोमेन में आता है, उसको रिस्पॉन्ड करेगी, उसकी कैपेसिटी मौजूद है। मुझे उस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। बात असल जो है वो ये है कि जो उस तरफ अथॉरिटीज़ इस वक्त है, जो तालिबान रजीम है, ये अब उनके लिए मकाम आ गया है कि वो ये सोचें कि क्या ये पॉलिसी उनके लिए सस्टेनेबल है, क्या वो अभी भी एक रोग मलेशिया है या एक गवर्निंग बॉडी है। वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं मलेशिया से एक गवर्निंग बॉडी में, उसमें जो तफरीक है वो महसूस नहीं कर रहे हैं या उनको इदराक नहीं हो रहा। ये इदराक उनको बिलाखिर करना पड़ेगा, सूनर द बेटर। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, क्या हम अफगान बॉर्डर के साथ साथ कोई बफर जोन क्रिएट कर सकते हैं मुस्तकिल बुनियादों पे इस टेररिज्म वाले मसले से जान छुड़ाने के लिए? देखें, इंटरनेशनल बॉर्डर है, बफर जोन जो है ना वो भी एक ऑप्शन होगा। वी शुड रिमेन ओपन अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ सोल्यूशंस। मैं तजवीज़ ये नहीं करूँ कि हमें कर देने चाहिए, ज़ाहिर है वहाँ पे जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, जो इनके ज़िम्मेदारान हैं, वो इस पर बेहतर राय दे सकेंगे कि उसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगी हमारे लिए। लेकिन मैसेजिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैसेजिंग ये है कि नो मोर टॉलरेशन ऑफ टेररिज्म। बहुत शुक्रिया आपका अनवारुल हक काकड़ साहब, साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म, आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।